हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग 24 इंडिया यूट्यूब चैनल पर। आज के लेक्चर में हम लोग नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में नागरिकता से संबंधित जो भी प्रावधान है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। शुरू करते हैं हम लोग लेक्चर को। तो जब हम नागरिकता की बात कर रहे हैं तो दो तरह के लोग होते हैं। एक होता है वह जो नागरिक हो और दूसरा होता है विदेशी। नागरिक वह होता है जो किसी भी देश का, किसी भी राज्य का पूर्ण सदस्य होता है। तो जैसे भारत का अगर कोई नागरिक है तो वो भारत का पूर्ण सदस्य होगा, भारत देश का, भारत राज्य का पूर्ण सदस्य होगा। राज्य मतलब यहाँ पर आप देश भी कह सकते हैं। तो भारत देश का वो पूर्ण सदस्य है और उसे सभी प्रकार के जितने भी नागरिक अधिकार यहाँ अवेलेबल हैं और जितने भी राजनीतिक अधिकार अवेलेबल है वह सभी उसे मिलेंगे। लेकिन अगर कोई विदेशी है तो वह किसी दूसरे देश का नागरिक है, किसी दूसरे राज्य का या किसी दूसरे देश का नागरिक है, तो उसे ये सभी अधिकार, जो भी राजनीतिक और नागरिक अधिकार है, जो भी नागरिक या फिर राजनीतिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार तो उसको नहीं मिलते हैं, लेकिन जो नागरिक अधिकार है उसमें से कुछ अधिकार उसे मिलेंगे। यहाँ भी दो तरह के विदेशी होते हैं। जो विदेशी भी होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक ऐसे देश जिससे मित्रवत संबंध हो, जिससे हमारे देश का मित्रवत संबंध है, और एक ऐसे जिससे हमारे देश का पास्ट में कभी युद्ध हुआ हो या जिससे युद्ध का खतरा हो। तो युद्ध का खतरा है या युद्ध हुआ है, इसमें जैसे चीन हो गया या पाकिस्तान हो गया। तो और जैसे मित्रवत संबंध है, रूस हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया। तो जो मित्रवत संबंध वाले देश के नागरिक होंगे उसको हमारे देश में ज़्यादा अधिकार मिलेंगे। इसको क्या मिलेंगे? ज़्यादा अधिकार मिलेंगे। और ऐसे देश जिनसे हमारा युद्ध भविष्य पास्ट में कभी हुआ है या भविष्य में युद्ध की संभावना है, जिससे हमारा तनाव रहता है, ऐसे देश के नागरिकों को कम अधिकार प्राप्त होते हैं। तो हम यहाँ से देख लिए नागरिक कौन होंगे, विदेशी कौन होंगे। बस ये ध्यान रखिए कि जो नागरिक होंगे उसे सभी प्रकार के जो भी इस देश में नागरिक और राजनीतिक अधिकार हैं वो सभी उसे मिलेंगे। अब हम लोग जैसे हम बात कर रहे थे कि जो विदेशी है उसको सभी अधिकार नहीं मिलते हैं। जैसे संविधान में प्रावधान किया गया है मौलिक अधिकार का। संविधान में क्या प्रावधान है? मौलिक अधिकार का। तो जितने भी मौलिक अधिकार हैं वह सभी नागरिक को अवेलेबल है, जो भी भारत के नागरिक हैं उनको अवेलेबल है। लेकिन अगर कोई विदेशी है तो उसको सभी मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं। तो अब यहाँ पर हम कुछ ऐसे मौलिक अधिकार को देखते हैं जो कि विदेशियों को उपलब्ध नहीं है। इसमें सबसे पहला आता है अनुच्छेद 15। तो अनुच्छेद 15 में जैसे भेदभाव के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, तो भेदभाव किस आधार पर? जाति, धर्म, जन्मस्थान, इस सब के आधार पर। अब जब जो विदेशी है उसका जन्मस्थान ही भारत नहीं है तो उसको यह अधिकार नहीं मिलता है। आर्टिकल 15 जो अनुच्छेद 15 में अधिकार है वह नहीं मिलता है। इसी तरह अनुच्छेद 16 में जैसे है अवसर की समानता, किस चीज़ में? सार्वजनिक रोजगार में। मतलब सरकार के अधीन, जो सरकार के अधीन रोजगार है, सरकार के अधीन मतलब जो सरकारी नौकरी है, उसमें जो अवसर की समानता नागरिकों को मिलती है वह विदेशियों को नहीं दी जाती है। इसी तरह अनुच्छेद 19 विदेशियों को नहीं दी जाती। अनुच्छेद 19 में क्या है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सभा करने की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, आंदोलन करने की स्वतंत्रता है, निवास, कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता है, और किसी भी व्यापार व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता है। व्यापार या व्यवसाय, तो ये सारे अधिकार जो है वो भी विदेशियों को नहीं मिलते हैं। इसी तरह से अनुच्छेद 29 और 30 जिसमें कि सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार हैं, यह भी विदेशियों को नहीं मिलते हैं। उसके बाद जैसे हम इलेक्शन में वोट करते हैं तो वोट देने का अधिकार सिर्फ नागरिकों को मिलता है, किसी भी विदेशी को वोट करने का अधिकार नहीं दिया जाता। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो चुनाव में वोट करने का अधिकार है, जो चुनाव में वोट करने का अधिकार है वह भी सिर्फ नागरिकों को अवेलेबल है, विदेशियों को नहीं है। इसी तरह चुनाव लड़ने का अधिकार, जैसे संसद के लिए चुनाव होता है, संसद के लिए, विधानसभा के लिए चुनाव होता है, या पंचायतों के लिए चुनाव होता है, पंचायत या नगर पालिका, इन सभी में चुनाव लड़ने का भी अधिकार विदेशियों को नहीं है। उसके बाद सार्वजनिक पद धारण करने का अधिकार। सार्वजनिक पद मतलब जैसे राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बनना हो, मंत्रिपरिषद का सदस्य बनना हो, ऐसा कोई भी जो सार्वजनिक पद है उस पर विदेशियों को नहीं अधिकार है कि वह उस पद पर जा सकें। तो यह कुछ ऐसे चीज़ थे जो नागरिकता से संबंधित बेसिक बातें हैं कि नागरिक कौन होगा, विदेशी कौन होगा, नागरिकों को कौन से अधिकार मिलेंगे, विदेशियों को कौन से अधिकार मिलेंगे और कौन से नहीं मिलेंगे।
तो यहाँ बस ये ध्यान रखिएगा कि ये अधिकार विदेशियों को नहीं ही मिलते हैं। हाँ, इसके अलावा जितने भी मौलिक अधिकार हैं उनमें से भी लगभग कुछ मिलते हैं विदेशियों को और कुछ उनमें से और भी हैं जो नहीं मिलते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि संविधान में नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है वह कहाँ पर किया गया है। तो संवैधानिक प्रावधान देखते हैं। तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 2 में किया गया है और भाग 2 में भी अनुच्छेद 5 से 11 तक ये जो 7 अनुच्छेद हैं, इस 7 अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किया गया है कि कौन नागरिक होगा, नागरिक बनने के लिए क्या कंडीशन होगा, नागरिकता किसी से छीननी हो सरकार कैसे छीन सकती है, कोई नागरिक खुद उस नागरिकता कैसे छोड़ सकता है, ये सभी इन्हीं 7 अनुच्छेद के अंदर दिया गया है। अब एक चीज़ और देखिए कि भारत में जो संविधान है वह एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। एकल नागरिकता से मतलब है कि आप भारत के नागरिक हैं। आप भारत के नागरिक हैं। जब आप भारत के नागरिक हैं तो आप किसी राज्य के नागरिक नहीं हो सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप बिहार के नागरिक हो गए, उत्तर प्रदेश के नागरिक हो गए या मध्य प्रदेश के नागरिक हो गए, नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक हैं। जैसे अमेरिका में चलता है कि वहाँ लोग राज्य के भी नागरिक होते हैं और अमेरिका के भी नागरिक होते हैं, तो वहाँ दोहरी नागरिकता होती है। लेकिन भारत में एकल नागरिकता है, आप सिर्फ भारत के नागरिक हैं। और इसके साथ यहाँ यह भी प्रावधान है कि अगर आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली, किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली, तो आपकी भारतीय नागरिकता, जो भारतीय नागरिकता है वो ख़त्म कर दी जाएगी। मतलब एक साथ आप भारत के और किसी दूसरे देश के भी नागरिक नहीं हो सकते। आपने जैसे ही किसी दूसरे देश की नागरिकता ली, आपकी भारतीय नागरिकता ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। अब हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि संविधान जब लागू हुआ था उस समय संविधान में सिर्फ यह बताया गया था कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ उस समय भारत के नागरिक कौन कौन हैं। ठीक है, इसके अलावा संविधान ने इस बारे में कोई व्यवस्था नहीं की कि कौन नागरिक बन सकता है, नागरिकता कैसे छीनी जा सकती है, नागरिकता कोई व्यक्ति कैसे छोड़ सकता है, इस सब के बारे में कोई प्रावधान नहीं था। तो संविधान सिर्फ ये बताता था कि जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय भारत के नागरिक कौन कौन हैं। बाकी सभी बातें जो नागरिकता से संबंधित बाकी सभी मामलों के लिए संसद को यह अधिकार दे दिया गया कि आप कानून बनाइए। तो नागरिकता से संबंधित जो कुछ भी डिसीजन इस देश में होना था उसके लिए संसद को पावर दे दिया गया कि वह उसके लिए कानून बनाए। और इसी के आधार पर संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। यह अधिनियम, ध्यान रखिएगा, नागरिकता से संबंधित सभी प्रावधान इसी अधिनियम के तहत हैं। तो उस नागरिकता अधिनियम 1955 संसद ने पारित किया और इसी में नागरिकता कैसे किसी को मिलेगी, कैसे नागरिकता छोड़ी जा सकती है या छीनी जा सकती है, इस सभी का प्रावधान नागरिकता अधिनियम 1955 में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि नागरिकता किसी को कैसे मिल सकती है। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहे तो किस तरह से हो सकता है। तो पहला, जन्म से। हम लोग देखते हैं कि जो भी बच्चे यहाँ जन्म लेते हैं उसको नागरिकता मिल जाती है। लेकिन हम लोग जिनको देखते हैं वो सभी ऐसे लोग होते हैं जिसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हैं। तो अगर माता पिता दोनों भारत के नागरिक हैं तो ऐसे बच्चे को भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली मिल जाएगी जन्म से। लेकिन अगर माता पिता में से कोई एक ही भारत का नागरिक हो, बच्चे का जन्म भारत में हो रहा है, माता पिता में से लेकिन एक ही व्यक्ति भारत का नागरिक है, तो दूसरे के लिए कंडीशन है कि दूसरा किसी भी देश का नागरिक हो सकता है लेकिन अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। मतलब जब वह भारत आया हो तो वह वैध तरीके से आया हो। मतलब वह वैध तरीके से अगर आया है तो नागरिकता मिलेगी। लेकिन अगर अवैध प्रवासी है, अवैध तरीके से आया है, तो ऐसे बच्चे को भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो माता पिता में से एक भारत का नागरिक है और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं है, मतलब वैध प्रवासी है, वैध तरीके से आया है। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे भारत में विदेशी दूतावास होते हैं, जितने भी दूतावास होते हैं तो वहाँ पर राजनयिक रहते हैं जो विदेशों के राजनयिक हैं। कई बार उनके बच्चे का जन्म भी भारत में होता है। अब विदेशी राजनयिक यहीं रह रहे हैं, बच्चे का जन्म हो गया तो उसको क्या भारत की नागरिकता मिलेगी? नहीं मिलेगी। इस आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं मिलेगी, क्योंकि जन्म के आधार पर सीधा कंडीशन ही यही था कि माता पिता दोनों भारत के नागरिक हो या उनमें से एक भारत का नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं हो। ठीक है, तो राजनयिक के बच्चों को भारत की नागरिकता जन्म के आधार पर नहीं दी जाएगी। अब दूसरा तरीका है वंश से। अगर कोई भारत का नागरिक है
और वह बाहर गया हुआ है, किसी दूसरे देश गया हुआ है, और उसके बच्चे का जन्म वहाँ पर होता है। तो बच्चे का जन्म कहाँ पर हुआ? विदेश में हुआ, लेकिन माता पिता भारत के नागरिक हैं। तो उसको जन्म तिथि के 1 वर्ष के अंदर भारतीय दूतावास में पंजीकृत कराना होगा। तो जैसे ही बच्चे का जन्म होता है 1 वर्ष के अंदर आप वहाँ जो भी भारतीय दूतावास आपके नज़दीक में है वहाँ पर उसका पंजीकरण कराइए, आपको भारतीय नागरिकता उस बच्चे को मिल जाएगी। लेकिन अगर किसी भी वजह से 1 वर्ष तक आपने पंजीकरण नहीं कराया है तो आप 1 वर्ष के बाद पंजीकरण कराइए, लेकिन सरकार अनुमति देगी तब। अगर सरकार अनुमति देती है तो आप 1 वर्ष के बाद पंजीकरण कराइए, बच्चे को नागरिकता मिल जाएगी। तीसरा तरीका है पंजीकरण करा के। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहता है तो उसे भारत सरकार के पास नागरिकता के लिए, पंजीकरण द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा, और उसके आवेदन पर अगर सरकार पंजीकृत करती है उसे, तो उसको नागरिकता दी जा सकती है, उसको नागरिकता मिल जाएगी। तो ध्यान रखिएगा कि नागरिकता से संबंधित कोई भी प्रावधान कुछ भी करने के लिए सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार ही अधिकृत है, क्योंकि लोग भारत के नागरिक हैं, ना कि राज्यों के। तो कुछ भी करना हो नागरिकता से संबंधित संशोधन तो वह भारत सरकार के थ्रू ही होगा। इसलिए पंजीकरण के द्वारा नागरिकता चाहिए तो आपको आवेदन भारत सरकार के पास करना पड़ेगा। अगला है प्रकृतिकरण के द्वारा। अगर आप भारत सरकार के पास आवेदन करते हैं तो भारत सरकार आपको अगर प्रकृतिकरण का एक सर्टिफिकेट देती है, इसको इंग्लिश में हम नेचुरलाइजेशन कहते हैं, कि आप भारत में रह रहे हैं, कुछ इसमें कुछ कंडीशंस होते हैं कि आप कितने साल तक भारत में रह रहे हैं, कितने साल तक आप भारत में रहे हैं। तो अगर सरकार सेटिस्फाई होती है और सरकार आपको प्रकृतिकरण का एक सर्टिफिकेट इशू करती है तो आपको नागरिकता दी जा सकती है। अगला तरीका है, पाँचवा और आखिरी तरीका है, अगर किसी क्षेत्र को भारत में शामिल करते हैं। किसी क्षेत्र को हम क्या कर रहे हैं? भारत में शामिल कर रहे हैं। अगर उस क्षेत्र को भारत में शामिल किए तो उस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उसको भारत की नागरिकता खुद व खुद मिल जाती है। तो जब कभी भी किसी भी दूसरे देश के किसी भी हिस्से को भारत में शामिल किया जाएगा, या करती है सरकार कभी भी ऐसा, तो वहाँ जो भी लोग रह रहे हैं वो सभी भारत के नागरिक स्वतः बन जाएंगे। इसके लिए किसी प्रक्रिया की ज़रूरत नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा कि नागरिकता किस तरह से कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता कैसे जा सकती है। नागरिकता की हानि मतलब कैसे जा सकती है, इसके लिए 3 तरीके हैं। पहला है त्याग। कोई भी नागरिक जब चाहे भारत की नागरिकता त्याग सकता है। कोई भी व्यक्ति जब चाहे भारत की नागरिकता त्याग सकता है। लेकिन अगर व्यक्ति भारत की नागरिकता त्याग करता है और उसका कोई नाबालिग बच्चा है तो उस व्यक्ति के नागरिकता त्यागने के साथ ही इसकी भी नागरिकता खत्म हो जाएगी, लेकिन जैसे ही 18 वर्ष का होगा यह बच्चा जब 18 वर्ष का होगा उस समय इस बच्चे को यह अधिकार होगा कि वह पुनः भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। वह पुनः क्या कर सकता है? भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो अगर कोई बच्चा 18 वर्ष से कम है, मतलब नाबालिग है, उस व्यक्ति का जिसने भारत की नागरिकता त्याग दी है, तो वह जब 18 वर्ष का होगा, मतलब जब वह वयस्क होगा तो उसको यह अधिकार होगा कि वह भारतीय नागरिकता पुनः प्राप्त कर ले। यह ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है नागरिकता की समाप्ति। मतलब आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिए। जब कभी भी भारत का कोई नागरिक किसी भी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। अन्य देश की नागरिकता आप ग्रहण किए, भारतीय नागरिकता जो है आपकी वह समाप्त हो जाएगी, भारतीय नागरिकता ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। अब सरकार कुछ कंडीशंस के तहत किसी भी नागरिक की नागरिकता छीन सकती है। क्या कंडीशंस हैं? पहला है कि आपने धोखाधड़ी करके नागरिकता हासिल की हो। दूसरा, आपने संविधान के प्रति अनिष्टता दिखाई हो। मतलब कोई व्यक्ति अगर राष्ट्र के जो भी प्रतीक हैं, जैसे संविधान हो गया, जैसे ध्वज हो गया हमारा राष्ट्रीय ध्वज, जैसे राष्ट्रगान हो गया, इन सब के प्रति अगर आपने अनिष्टता दिखाई है, मतलब इसको सम्मान नहीं दिया हो इसके लिए, तो आपकी नागरिकता सरकार छीन सकती है। अगला, युद्ध के दौरान किसी दुश्मन देश के साथ आप अवैध रूप से व्यापार कर रहे हैं या संचार किए हैं, मतलब उसको कुछ सूचना दिए हैं। अगर युद्ध के दौरान किसी दुश्मन देश के साथ अवैध व्यापार रूप कर रहे हैं या उसको अवैध रूप से सूचना दे रहे हैं, मतलब आप देश से
गद्दारी कर रहे हैं, देशद्रोह में आप शामिल हैं, तो कुल मिलाकर यह देशद्रोह है। और जब भी ऐसा साबित होता है सरकार इसकी नागरिकता छीन सकती है। अगला है, जब किसी को पंजीकरण या प्राकृतिकरण के तहत नागरिकता दी जाती है और वह 5 साल के भीतर, जब उसको पंजीकरण या प्राकृतिकरण से नागरिकता दी गई और उसके 5 साल के भीतर अगर वह किसी भी देश में 2 वर्ष तक कैद रह जाए, 2 साल तक के लिए अगर उसको किसी दूसरे देश में सजा हो गई तो उसकी नागरिकता सरकार छीन सकती है। अगला है, अगर कोई लगातार 7 साल तक भारत से बाहर रहा हो, सामान्य रूप से अगर भारत से बाहर रह रहा है, 7 साल तक कंटिन्यू अगर बाहर रहा है, सरकार उसकी नागरिकता छीन सकती है। हाँ, आप कुछ समय बाहर रहे, फिर भारत आ गए, फिर चले गए, फिर आते रहे, तो इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कंटिन्यू 7 साल तक आप बाहर रहे तो आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि संविधान में जो इसके लिए हमने बताया था 7 अनुच्छेद हैं, इस 7 अनुच्छेद में क्या दिया गया है, तो इसको बस एक बार देख लीजिएगा। नॉर्मली नहीं पूछता है, फिर भी कहीं पूछ ले तो ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 5 में जैसे दिया हुआ है कि जब संविधान लागू हुआ था उस समय जो नागरिक थे, जो देश में नागरिक बने उस समय, उसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 6 बात करता है कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान से कुछ लोग भारत आए, तो जो लोग पाकिस्तान से भारत आए उसकी नागरिकता के अधिकार के बारे में बात करता है। आर्टिकल 7 बात करता है कि जो लोग पाकिस्तान चले गए भारत से, उन लोगों के नागरिकता के अधिकार के बारे में बात करता है। यह भी था कि जो लोग पाकिस्तान जा रहे हैं हो सकता है वो लोग फिर कभी वापस आए, कुछ इस तरह का हो, तो उसके लिए नागरिकता से संबंधित क्या प्रावधान होंगे, क्या अधिकार होंगे, उसके बारे में आर्टिकल 7 में दी गई है। इसी तरह जो अनुच्छेद 8 है उसमें भारत से बाहर रहने वाले ऐसे लोग जो भारतीय मूल के हैं उसकी नागरिकता के अधिकार के बारे में बात करता है कि ऐसे लोग भी हैं जो भारत के हैं लेकिन किसी दूसरे देश में जाकर बस गए, वहाँ की नागरिकता ले लिए हैं, तो उन लोगों के क्या अधिकार होंगे, यह आर्टिकल 8 में बात की गई है। इसी तरह जो अनुच्छेद 9 है इसमें उसके बारे में बात की गई है जिसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है स्वेच्छा से। हमने पहले ही कहा था कि अगर जैसे ही आप किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करेंगे, आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, स्वतः ही आपकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो आर्टिकल 9 में, अनुच्छेद 9 में ऐसे ही व्यक्तियों के बारे में बात की गई है कि जब भी वह विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करेगा उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। अनुच्छेद 10 नागरिकता का जो अधिकार है उसके जारी रहने के बारे में बात करता है। और अनुच्छेद 11 संसद को अधिकार देता है कि वह कानून बनाकर नागरिकता के अधिकार को विनियमित कर सकती है। मतलब नागरिकता के अधिकार में किसी भी प्रकार का संशोधन करना हो तो वह संसद करेगी। कौन करेगी? संसद करेगी। संसद एक कानून बनाएगी, उसके तहत नागरिकता के अधिकार में संशोधन करेगी और यह संशोधन अनुच्छेद 11 के तहत होगा। तो ये संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान थे कि भारत में कौन नागरिक होगा, नागरिकता किस तरह से प्राप्त की जा सकती है, किस तरह से कोई व्यक्ति नागरिकता छोड़ सकता है, किस तरह से सरकार उसकी नागरिकता छीन सकती है, और किस तरह से संविधान में संसद को यह पावर दिया गया है कि संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने के लिए कानून बनाए। तो धन्यवाद दोस्तों, नागरिकता पे हमारा यह लेक्चर खत्म होता है। धन्यवाद।